हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास क्रिया का नोट्स टाइप हम अध्ययन करेंगे। यह क्लास है वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि क्रिया जो होती है वो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, कोई भी भर्ती परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण आती है उनके लिए, वह कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी श्रृंखला शुरू कर रखी है। इसके अलावा हिंदी व्याकरण, इंडिया जीके और साथ ही में हिंदी व्याकरण के नोट्स टाइप क्लासों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर ली थी और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है क्रिया। तो शुरू करते हैं। क्रिया की परिभाषा: किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात अगर ये इससे बात करें तो संस्कृत के मूल धातु के साथ नए प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है। यानी किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो वह क्रिया कहलाता है, और किसी मूल धातु के साथ अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह क्रिया का निर्माण होता है। जैसे चल धन्ना चलना, हंस धन्ना हंसना, खा धन्ना खाना, रो धन्ना रोना, पी धन्ना पीना आदि ये महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। अब बात करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में, चर्चा करते हैं कि क्रिया के तीन भागों में बांटा गया है। क्रिया के को तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है कर्म के आधार पर क्रिया, दूसरा है प्रयोग या रचना के आधार पर, तीसरा है काल के आधार पर। सबसे पहले बात करें तो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के अंदर भी दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। और बात करते हैं फिर प्रयोग या रचना के आधार पर। तो प्रयोग या रचना के आधार पर बात करें तो सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और परिणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। तो ये प्रयोग रचना के आधार पर है। अब बात करते हैं काल के आधार पर भी क्रिया के तीन भेदों में बांटा गया है। क्रिया के तीन भेद होते हैं काल के आधार पर। पहला होता है भूतकालिक क्रिया, दूसरा होता है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरा होता है भविष्यकालिक क्रिया। जो भूतकालिक क्रिया होती है उसके छह भेद होते हैं: सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, पूर्ण भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, हेतु मध्य भूतकालिक क्रिया। इसी प्रकार बात करते हैं सामान्य, जो वर्तमान कालिक की बात करें तो सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया और संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया, संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया और आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। इसी प्रकार है भविष्यत जो कालिक क्रिया होती है, इसके चार भेद होते हैं: सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, संभावित भविष्यकालिक क्रिया और अज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, और चौथा है हेतु मध्य भविष्यकालिक क्रिया। तो ये अलग अलग प्रकार के आधार पर क्रिया को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मकारी अकर्म क्रिया। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए, अर्थात कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी बिना कर्म की प्रयुक्त वह अकर्मक क्रिया होती है। अब बात करते हैं उदाहरण की दृष्टि से देखें, जैसे कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है, इस सभी में अकर्मक क्रिया है। लड़का सोता है, लड़की हंसती है, मेज पैदल चलता है, सांप रेंगता है, चिड़िया आकाश में उड़ती है, वायुयान हवा में उड़ता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, बच्चा छत से गिरता है। तो ये सभी जो उदाहरण हमने पढ़े हैं इसमें देखें, ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब प्रश्न की दृष्टि से देखें कि पहला देखें तो निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, लिखना, खेलना और रोना। तो ये रोना अकर्मक क्रिया है, बाकी पढ़ना, लिखना और खेलना ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है खाना, पीना, सोना और गाना। तो इसमें सोना है वह क्रिया अकर्मक। अब बात करते हैं, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है। अब अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है? चलना, गिरना, हंसना और गाना।
तो गाना होता है वो अकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया है। अभी बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्रम के सहित हो, यानी जब किसी वाक्य के अंदर जो प्रयुक्त क्रिया होती है यानी क्रिया होती है वह क्रम के सहित होती है, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूरे अर्थ का बोध कराएं, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, राधा गाना गाती है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, किसान खेत जोतता है, मनीष अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पर अखबार, फुटबॉल, पत्र, गाना और खेत ये सभी सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब विशेष तौर से बात याद रखने वाली बात करें तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया यानी जो क्रिया दी होती है उसमें क्या किसके द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि उसका उत्तर मिले लेकिन कर्ता को छोड़कर, उत्तर तो मिले मगर कर्ता को छोड़कर, तो क्रिया सकर्मक होती है। कर्ता की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा, यानी पहचान के लिए बात करें कर्ता की पहचान के लिए, तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न किया जाता है। यदि क्या और कौन दोनों का उत्तर एक ही मिले तो वह कर्ता होता है तथा क्रिया अकर्मक होती है। तो यह अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान का महत्वपूर्ण बिंदु था। अब बात करते हैं कैसे। बच्चा रोता है तो इसमें अकर्मक क्रिया है, बच्चा क्या रोता है पता नहीं। बच्चा क्रिकेट खेलता है तो इसमें सकर्मक क्रिया है, क्योंकि बच्चा क्या खेलता है, क्या के द्वारा हमने प्रश्न किया तो बच्चा क्रिकेट खेलता है, तो सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार देखें, मेष छत पर सोता है तो अकर्मक क्रिया है। मेष हल से खेत जोतता है तो इसमें सकर्मक क्रिया है। मनीष मनीषा को पढ़ाता है तो इसमें सकर्मक, इसमें क्या होगा ये आप बताएंगे। ये आपके लिए है कि मनीष मनीषा को पढ़ाता है, इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक, ये आपके लिए है। आप अवश्य ही कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर बताएंगे। अब बात करते हैं, नेहा खाना पकाती है तो इसमें सकर्मक क्रिया है। सांप रेंगता है, इसमें अकर्मक क्रिया है। सांप ने बच्चे को डसा तो सकर्मक क्रिया है, सांप ने बच्चे को डसा। मोनिका ने पत्र लिखा तो इसमें सकर्मक क्रिया है। रवि ने स्कूटर खरीदा, इसमें सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बात करते हैं, विकास खेलता है, इसमें सकर्मक क्रिया है। निहारिका पढ़ती है, सकर्मक क्रिया है। किसान काटेंगे, इसमें कुछ न कुछ तो काटेंगे, इसमें सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में इनको समझा जाना। अब बात करते हैं, सकर्मक क्रिया के भी दो उदाहरण होते हैं। कौन, दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के, दो भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया। पहला है एक कर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश पत्र लिखता है तो इसमें एक ही कर्म है, रजनी खाना खा रही है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, राधा गाना गाती है। विजय अखबार पढ़ता है, मिताशी फुटबॉल खेलती है। इसी प्रकार बच्चे चॉकलेट खाते हैं, बच्चे चॉकलेट खाते हैं। किसान खेत जोतता है। रजनी ने विद्यालय में पेड़ लगाया, वह चाय पी रही है। तो इन सभी में क्या है, एक कर्मक क्रिया होने के कारण इसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब बात करते हैं द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कर्मक, द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हों वहाँ पर द्विकर्मक या फिर बहुकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रेखा बच्चे को खाना खिला रही है, राकेश सोहन को पानी पिला रहा है। तो रेखा है बच्चे को खाना खिला रही है, तो बच्चे को खिला रही है इसमें दो क्रम है। राकेश सोहन को पानी पिला रहा है तो इसमें भी दो क्रम है। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है तो इसमें भी द्विकर्मक है। सतीश बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है तो सतीश क्या है, बच्चों को पुस्तक पढ़ा रहा है तो इसमें भी द्विकर्मक है। हरीश पशुओं को भूसा डाल रहा है। और इसी प्रकार संतोष ने चोर को क्या है, थप्पड़ मारा, यहाँ पर आएगा थप्पड़ मारा।
तो इसमें भी द्विकर्म क्रिया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण की, जो पक्षियों को दाना डाला। तो यहाँ पर बात करें, इसकी व्याख्या करें तो पक्षी क्या है, सजीव क्रम है और परसग रहित है और गौण क्रम है। दाना निर्जीव है, परसग रहित है और मुख्य क्रिया है। तो इस प्रकार हम इनकी संपूर्ण इस का मैंने पक्षियों को दाना डाला इसमें व्याख्या करिए। अब विशेष ध्यान रखने वाली बात कर पाते हैं तो अब महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात करें तो विशेष एक पर चर्चा करते हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या किसको दोनों से प्रश्न किया जाता है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो क्रिया दो द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया होती है। लेकिन वाक्य में प्रयुक्त क्रिया देने का बोध कराए या दान दिया जाए तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है और कर्म कारक के साथ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, तो इसमें एक कर्म क्रिया तो है, तो देना यानी ब्राह्मण ने, गाय कर्म है और ब्राह्मण के संप्रदान कारक भी है। इसी प्रकार संजय ने भिखारी को पैसे दिए, तो इसमें भी एक कर्म क्रिया है क्योंकि ये भी संप्रदान कारक का उदाहरण है और भिखारी यानी दान देने के अर्थ में आ रहा है। इसी प्रकार मोनिका ने सीमा को 5 रुपये दिए, तो इसमें भी एक कर्म क्रिया है और सीमा को यानी इसमें संप्रदान कारक है, 5 कर्म है। इसी प्रकार बात करते हैं, मोनिका ने सीमा को 5 रुपये दिए, उधार दिए, तो इसमें द्विकर्म क्रिया होगी क्योंकि दान नहीं दिया गया, उधार दिया गया है और उधार दिया जाता है तो वहाँ पर द्विकर्म क्रिया होती है। भाई ने बहन को 5 रुपये दिए, तो इसमें द्विकर्म क्रिया है। विजय ने भिखारी को कपड़े दिए, इसमें एक कर्म क्रिया है क्योंकि भिखारी को दिए गई संप्रदान कारक है और दान के अर्थ में आ रहा है, तो कपड़े कर्म है। विजय ने धोबी को कपड़े दिए, तो इसमें द्विकर्मक होगा क्योंकि धोबी है उसको धोने के लिए कपड़े दिए गए हैं। पिता ने पुत्र को गाड़ी दी, तो इसमें भी द्विकर्म क्रिया होगी। अब बात करते हैं विशेष नियम नंबर 2 का, जब किसी वाक्य में 2 क्रम प्रयुक्त हो तो जो क्रम पहले प्रयुक्त हो वह सजीव, परसर्ग रहित और गौण क्रम होता है तथा बाद में प्रयुक्त क्रम निर्जीव, परसर्ग रहित, मुख्य क्रम होता है। यानी जो क्रम 2 दिए होंगे, क्रम 2 होंगे, तो वहाँ पर पहला सजीव होगा, परसर्ग रहित तो सहित होगा और गौण होगा, मगर दूसरा है वह निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और मुख्य क्रम होता है। जैसे बात करते हैं, अध्यापक छात्रों को भूगोल पढ़ाता है, तो छात्र क्या है, गौण क्रम है, भूगोल मुख्य क्रम है। इसी प्रकार राकेश ने बच्चों को शिक्षा दी, तो राकेश क्या है, बच्चे क्या है, सजीव है और बच्चे परसर्ग रहित है। शिक्षा निर्जीव है और परसर्ग रहित है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, अथर्व गायों को चारा खिलाता है, तो यहाँ इस प्रकार इसमें देखें तो यह भी किस प्रकार का उदाहरण है, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं। मीना सूरज को पत्र लिखती है, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, लिखती है, तो सूरज क्या है, सजीव है, परसर्ग सहित है और गौण क्रम है, मगर पत्र है वो निर्जीव तो है, मगर परसर्ग रहित तो है, मगर मुख्य क्रम है। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने आज क्रिया के क्रम के आधार पर क्रिया के भेद 2 प्रकार के होते हैं और सहकर्म क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इसके अलावा हमने अनेक क्लासों के माध्यम से हिंदी व्याकरण का नोट्स टाइप अध्ययन कर रहे हैं और जो आगे वाले हम जो क्लास लेकर आएंगे वो होगी प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो 8 भेद होते हैं, और इसी के साथ काल के आधार पर भी क्रिया के कितने भेद होते हैं इसके बारे में भी हम क्लास आगे वाले क्लासों में चर्चा करेंगे। तो आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी क्योंकि हम शॉर्ट तरीके से और बढ़िया तरीके से जो नोट्स बार बार भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उदाहरण हैं और किस प्रकार से याद हों, इन सभी के बारे में हमने इस क्लास में चर्चा की। तो आशा करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।